मेरा ख्याल है हम यही गलती करते हैं, जब भी कोई इंस्टीट्यूशनल चेंज रिफॉर्म की बात होती है, हम उसको जोड़ देते हैं कि इस वक्त करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, आज की खबर क्या है, और हम उसको सिर्फ उसी लेंस से, उसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं। और इसलिए हमारे मुल्क में बेहतर कानून साजी नहीं हो सकती। इसलिए हम अदलिया से भी ऐसे फैसले देखते हैं, क्योंकि सब बहुत शॉर्ट साइटेड होते हैं। इमीडिएट जो आपको रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, उसके लिहाज से ही देखते हैं। अब ये 184(3) में अपील के हक की बात पाकिस्तान में 10-15 साल से हो रही है, चाहे वो UN स्पेशल रैपरटोर हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस और लॉयर्स की, और आपकी बैनुल-अक़वामी तंजीमें हो जो जूरिस्ट की हैं, आपकी यहाँ पे बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस, उनकी तरफ से भी मुतालबा है कि 184(3) जो है, अब उससे इंसाफ जो है वो नहीं मिलता, क्योंकि उसमें अपील का हक नहीं है। तो ये नवाज शरीफ साहब के बारे में नहीं है, ये उन सब लोगों के बारे में है जो इन द पास्ट, आजकल या इन द फ्यूचर 184(3) के तहत उनके खिलाफ फैसले आएंगे और वो अग्रीव्ड पार्टीज होंगी। तो पहले इसको हमने समझने की जरूरत है। दूसरी बात, अब आप मुझे बताइए कि अगर 184(3) के तहत आपके खिलाफ फैसला आता है, क्या आपको अपील का हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक बुनियादी सवाल है। कोई भी कॉमन सेंस रखने वाला, थोड़ा एक कॉन्शियस रखने वाला शहरी पाकिस्तान का यही कहेगा कि अपील का हक होना चाहिए। आप ICCPR देख लें, आप बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स उठा के देख लें, वहां तो यही कहा गया है कि इस तरह के जो फार रीचिंग फैसले होते हैं, उसमें एक और बॉडी रिव्यू कर सके, और रिव्यू का मतलब मीनिंगफुल रिव्यू, ऐसा नहीं जो पाकिस्तान में होता है कि अगर नया एविडेंस आए या एरर अपेरेंट हो, इतना ग्लेयरिंग एरर हो, सिर्फ तभी रिव्यू हो सके। तो मेरा ख्याल है ये एक ऐसा मुतालबा है जिसके पीछे कई सालों की एडवोकेसी है, जो सब सपोर्ट करते हैं। इसको नवाज शरीफ साहब के साथ जोड़ना ज्यादती है। और दूसरी बात, अगर आपको नवाज शरीफ साहब जितने भी बुरे लगते हैं, उनको भी एक फेयर प्रोसेस मिलना चाहिए। चाहे अब इमरान खान साहब को अगर सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई करती है, मैं तो तब भी कहूंगी कि उन्हें भी अपील का हक होना चाहिए। सो इसको पर्सन स्पेसिफिक ना करें, ये गलत तरीका होता है जजमेंट्स या कवानीन को देखने का। फाइनली इस जजमेंट पे बहुत बात की जा सकती है, लेकिन मेरे लिए सबसे तशवीश मुझे इस चीज़ की होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस हैं, उन्होंने जो रीजनिंग इस्तेमाल की है कि उन्होंने आइन को किस तरह इंटरप्रेट किया है। कुछ तरीके होते हैं, जो डॉक्ट्रिन्स होती हैं, जो जजेस इस्तेमाल करते हैं आइन को की तशरीह करते वक्त। हमने देखा है कि खास तौर पे इन 3 जजेस का, कि उसमें आपको नजर आता है कि जो केस सामने हो उसके हवाले से वो एक फर्क तशरीह का जो तरीका है वो अपना लेते हैं। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की पिछले साल जजमेंट आई, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप पार्टी लाइन के खिलाफ वोट कास्ट करते हैं तो वोट गिना ही नहीं जाएगा। ये आइन में कहीं नहीं लिखा था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट उनकी आई डिटेल, उसमें उन्होंने कहा हम फ्रेमर्स जो हैं उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं, उससे हम सिर्फ बाउंड नहीं हो सकते। आइन को पढ़ना ऐसे चाहिए कि वो बदलते वक्तों के साथ उसकी तशरीह भी मुख्तलिफ हो सकती है, उसको एक डायनामिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेकिन और फिर उन्होंने कहा इसके अगर आइन में नहीं भी लिखा कि वोट डिस्कार्ड होगा, वोट डिस्कार्ड होना चाहिए। लेकिन इस बार उन्होंने बिल्कुल एक मुख्तलिफ डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा कि फ्रेमर्स क्या चाहते थे। हमने ये देखना है कि आइन लिखते वक्त क्या वो चाहते थे कि रिव्यू जो है उसको अपील की तरह या एक फार रीचिंग तरह से इंटरप्रेट किया जाए, क्योंकि हम एक तरह से बाउंड हैं कि फ्रेमर्स क्या चाहते थे। तो अब आप देख रहे हैं, एक तरफ उन्होंने इसको अमेरिकन जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसमें कहा जाता है ओरिजिनलिज्म वर्सेस लिविंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कि आप एज अ जज कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह किस तरह करेंगे। आप फ्रेमर्स देखेंगे वो क्या चाहते थे, या आप देखेंगे कि वक्त का क्या तकाजा है। और इस पे क्रिटिक भी होती है कि अगर आप वक्त के तकाजे को देख के जजेस जो हैं वो अपनी जजमेंट्स देंगे, तो उसमें उनकी से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और एक तरह से वो आपकी जो पार्लियामेंट है उससे भी एक सुप्रा इंस्टीट्यूशन बन जाएंगे। आपकी जो ताकत है आइन की तशरीह करने में, वो जिसने आइन लिखा है उससे ज्यादा हो जाएगी। तो ये मुझे एक प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि आउटकम जो भी हो, आपको एक कंसिस्टेंसी नजर आनी चाहिए कि आपके जजेस फैसला किस तरह से कर रहे हैं। अगर वो केस देखते हैं, पहले डिसाइड कर देते हैं कि फैसला क्या आना है,
फिर बैकवर्ड्स चलते हैं और रीजनिंग भी उस तरह तलाश करते हैं, ये तो एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। और दूसरी बात जो मेरे लिए बहुत अहम है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे बनाए गए जो रूल्स हैं जो 1980 में बनाए गए थे वो पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेशन है ऑर्डिनरी उससे हायर पेडेस्टल पे है। इसकी कोई हमें रीजनिंग नहीं मिलती मुबशर फैसले में। सुप्रीम कोर्ट एक पुरानी जजमेंट को कोट करती है जो रेलेवेंट ही नहीं है। वो जजमेंट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट अगर आइन के तहत रूल्स बनाती है उन रूल्स की जो अहमियत है या अथॉरिटी है वो आम लेजिस्लेशन के तहत जो एग्जीक्यूटिव रूल्स बनाती है, फॉर एग्जांपल पेमरा के रूल्स बने हुए हैं, उससे ज्यादा है। ये कहीं उस पुरानी जजमेंट में, भिंडर जजमेंट में नहीं कहा गया कि रूल्स जो सुप्रीम कोर्ट बनाती है उसकी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से ज्यादा पेडेस्टल पे उसकी अहमियत है। तो ये मुझे नहीं समझ आई उन्होंने किस तरह ये बात कर दी। और ये एक बहुत, जैसे हमने कल भी बात की थी कि पार्लियामेंट की, जैसे भी हमारी पार्लियामेंट है यही है, उनकी जो इख्तियारात हैं उसको बहुत एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर किया है ये कह के कि हमारे रूल्स ज्यादा अहम हैं। सो इस पे और को बात हो सकती है, लेकिन ये एक मेरी नजर में बहुत अफसोसनाक जजमेंट है रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पे। और आउटकम ऐसा है कि अब हम उसी सिचुएशन में हैं कि अग्रीव्ड पार्टीज के पास राइट टू अपील नहीं है।